हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक जुडिशरी एग्जाम्स। सो आज की वीडियो में जो है हम रिवाइज करने वाले हैं, दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सोगा फॉर योर हरियाणा एडीए एग्जाम. दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर अदर स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स ऑल्सो. So before I start with the video learners, there is a good news for all of you, that is Unacademy Judiciary subscription is now free. That is आप 7 दिन के लिए जो पेड क्लासेस है Unacademy की वो आप टोटली फ्री वॉच कर सकते हो अनलिमिटेड टाइम के लिए. दैट मीन्स कि 7 डेज के लिए आपको फुल एक्सेस है जो पेड क्लासेस है Unacademy की. So live classes you can access, recorded classes you can access. So single unified planner to track classes and you can also give the test to paid test है. एंड ये जो ऑफर है अगर आपको इसको अनलॉक करना है तो आपको 1 से 3 मई के बीच बीच में ही इसको अनलॉक करना होगा. ठीक है, आफ्टर दैट यू कैन नॉट अनलॉक दिस ऑफर. बाय यूजिंग दिस कोड आप इस कोड को यूज करके इस ऑफर को अनलॉक कर सकते हो. ठीक है, इसको कैसे अपने इसका जो लिंक है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. So this is a very good opportunity, learners. You can just watch the classes for free. You can just clear your doubts. So do grab this opportunity. So let's start with our SOGA Act, Sale of Goods Act. So जो ये एक्ट है ये कब फोर्स में आया था? This act came into force on 1st July 1930 को जो है ये एक्ट फोर्स में आया. So until that date जो लॉ रिलेटिंग टू सोगा है, ठीक है, ये तो बाद में एक्ट आया था. जो लॉ है रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स दैट वाज कंटेन्ड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये पहले जो है प्रोविजंस आपको दी गई थी. ठीक है, इस एक्ट के बनने से पहले जो भी सेल ऑफ गुड्स को लेके प्रोविजंस थी वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 7 में कंटेन थी. दैट इज फ्रॉम सेक्शन 76 टू 123 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट. सिंस 1872 जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पास किया गया तो कंडीशंस जो भी ट्रेड एंड कॉमर्स को लेके हैं वो काफी ज्यादा एनॉर्मस चेंजेस के अंडर आए. तो बहुत सारे जुडिशियल डिसीजंस आए, ठीक है, जिन्होंने एग्जिस्टिंग लॉ को आउट ऑफ डेट बना दिया. सो दैट्स व्हाई द नीड ऑफ द चेंज वाज फेल्ट एंड टू गिव इफेक्ट टू द चेंजिंग सिचुएशंस इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट वाज. ठीक है, उसको जो है देने के लिए, इफेक्ट देने के लिए इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट को जो है पास किया गया. तो इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है दिस इज मेनली बेस्ड ऑन द इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट. ये मेनली किस चीज के ऊपर बेस्ड है? ये इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट के ऊपर बेस्ड है. So this says that this is an act to define and amend the law relating to the sale of goods. तो ये define करता है and amend करता है जो भी law है relating to the sale of goods. This act now extends to the whole of India. सारे इंडिया के ऊपर extend करते हैं. So we are studying the contract of sale of goods. Now what is a contract of sale? सबसे पहले कुछ भी पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि contract of sale होता क्या है. So that is defined under your, वो आपको कहाँ पे डिफाइन किया गया है? That is defined under your section. जो सेक्शन 4 का 1 है ये आपको डिफाइन करता है कि what is a contract of sale. So this says that a contract of sale of goods is a contract. ये कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे एक सेलर ट्रांसफर करता है, whereby the seller transfers or agree to transfer the property in goods to the buyer for the. ये क्या कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे एक सेलर ट्रांसफर करता है या वो एग्री करता है कि वो गुड्स को ट्रांसफर करेगा बायर को एक प्राइस के लिए. ठीक है, सो दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. तो नाउ इस डेफिनेशन से अगर हमें असेंशियल्स निकालने हैं कि व्हाट आर द असेंशियल्स टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट. सो असेंशियल्स क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज के बीच में. दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज. ठीक है, एक है सेलर, एक है बायर. ठीक है, वन इज सेलर, अनदर वन इज बायर. जो सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट का वो क्या होना चाहिए? गुड्स. द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज गुड्स. जो सेलर है दैट शुड ट्रांसफर, वो ट्रांसफर करेगा या एग्री करेगा ट्रांसफर करने के लिए द ओनरशिप इन द गुड्स टू द बायर. दो पार्टीज होंगी, एक सेलर होगा एक बायर होगा. जो सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट का वो गुड्स होना चाहिए एंड जो सेलर है वो ट्रांसफर करेगा या वो एग्री करेगा ट्रांसफर करने के लिए गुड्स. ठीक है, ओनरशिप इन द गुड्स टू द बायर. सो
उसके लिए जो है एक कंसिडरेशन होना जरूरी है, बिकॉज अगर कंसिडरेशन नहीं है दैट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, वो फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं होगा, वो तो बार्टर सिस्टम हो गया। सो नाउ व्हाट हमने देखा कि दो पार्टीज होनी चाहिए, ठीक है, दो पार्टीज होनी चाहिए, दैट इज एक सेलर एक बायर। नाउ हु इज द सेलर, हु इज द बायर, दैट इज डिफाइंड अंडर योर सेक्शन 1 या 2। सेक्शन 2 कहता है कि बायर का मतलब क्या है, जो बाय करता है या एग्री करता है गुड्स को बाय करने के लिए। सेलर का मतलब क्या है, जो सेल करता है या एग्री करता है गुड्स को सेल करने के लिए। सेलर मीन्स अ पर्सन who sells or agree to sell the goods. So this is very important. And what is the price? Price is also defined. This means the money consideration for the sale. Now expressions जो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट expressions जो सोगा में यूज किए गए हैं बट दैट आर नॉट डिफाइंड इन द सोगा, ठीक है, जो एक्सप्रेशन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में यूज किए गए हैं बट दे आर नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट, बट वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर डिफाइंड है उनका वही मीनिंग होगा जो उनको असाइन है। तो एक्सप्रेशंस यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट एंड डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैव द सेम मीनिंग असाइन टू देम इन दैट, उनका सेम मीनिंग होगा जो असाइन किया गया है। नाउ वी हैव सीन व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है, वो हमने पढ़ लिया। एक हमने जो मैंने आपको एसेंशियल्स पढ़ाए उसमें हमने क्या देखा कि दो पार्टीज होनी चाहिए एंड जो सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट का वो गुड्स होना चाहिए, ठीक है ना। गुड्स की डेफिनेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर थिंग। सो ये कहता है कि गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स जो है वो हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी को जो है वो इंक्लूड करता है, अदर देन द एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी को ये जो है इंक्लूड नहीं करता है। तो व्हाट दिस इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ये इंक्लूड करता है स्टॉक्स को, शेयर्स को, ग्रोइंग क्रॉप्स को, ग्रास को, थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड which are agreed to be swayed before sale or under the contract. So this means every kind of movable property, and this includes the stocks, shares, growing crops, grass, things attached to or forming part of the land which are agreed to be swayed before sale or under the contract of sale. So this is not including actionable claim and money को जो है ये include नहीं करता है. So this excludes it. तो आपने एक तो याद रखना है दैट दिस इज डिफाइंड इन योर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में डिफाइन किया गया है। व्हाट दिस इंक्लूड्स, व्हाट दिस डज नॉट इंक्लूड, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस। नाउ जो एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी है टीपीए इसके साथ डील करता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हमें एक्शनेबल क्लेम्स के बारे में जो है प्रोविजन दी गई है। सो दिस इज dealt under your chapter 8 of TPA Act के जो sections है 130 to 137 that deals with the actionable, वो actionable claims के साथ deal करते हैं। Now we have studied कि दो parties होनी चाहिए, जो subject matter है वो goods होना चाहिए, एक price होना चाहिए। Consideration for the contract of sale has to be a price. Price क्या है वो हमें 210 में डिफाइन किया, दैट द प्राइस मींस द मनी कंसीडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुड्स। नाउ व्हाट इज द मोड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि यही प्राइस है इस चीज का। सो द प्राइस इज एन एसेंशियल एलिमेंट इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। एक प्राइस क्या है, दैट इज एन एसेंशियल एलिमेंट। तो वो कैसे फिक्स हो सकता है, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ फिक्स कर सकता है कि जब पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ उन्होंने उसको फिक्स कर लिया, या फिर वो फिक्स हो सकता है इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीड मैनर कि पार्टीज ने उसको फिक्स नहीं किया बट दे लेफ्ट इट ओवर टू बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द मैनर एग्री। फॉर एग्जाम्पल कि उन्होंने ये एग्री कर लिया कि जो मार्केट प्राइस इसका प्रिवेल कर रहा है, ठीक है, वही पे किया जाए। फर्स्टली तो क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट से उन्होंने क्या एग्री कर लिया, या उन्होंने फिक्स नहीं किया एग्रीड मैनर में बट उन्होंने छोड़ दिया कि हाँ उन्होंने फिक्स नहीं किया इन अकॉर्डेंस कॉन्ट्रैक्ट में, बट इट मे बी फिक्स इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीड मैनर।
या फिर और कैसे फिक्स हो सकता है, इट मे बी डिटरमाइंड बाय कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। पार्टीज किस हिसाब से डील कर रही हैं, पहले भी वो इस चीज में डील करती हैं, ये प्राइस पे किया जाता है। तो इन दैट वे द कंसिडरेशन ऑफ द प्राइस विल बी। तो इस तरह से जो है प्राइस को जो है डिटरमाइन किया जाएगा कि इस चीज का जो है प्राइस इतना होना चाहिए। सो दिस इज डेल्ट अंडर योर सेक्शन 9 एंड Section 9 says that the price in a contract of sale may be fixed by the contract or may be left to be fixed in a manner thereby agreed or may be determined by the course of dealing between the parties. This further says that कि जहां पे प्राइस को डिटरमाइन नहीं किया गया, ठीक है, where the price is not determined, यहाँ पे आपने डिटरमाइन नहीं किया in accordance with the foregoing provisions, तो बायर पे करेगा सेलर को एक रीजनेबल प्राइस। द बायर शेल पे द सेलर अ रीजनेबल प्राइस। व्हाट इज अ रीजनेबल प्राइस? दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। एक रीजनेबल प्राइस क्या है? ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, डिपेंडेंट ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच पार्टिकुलर। रीजनेबल प्राइस क्या है? ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच पार्टिकुलर। सो जहां पे नहीं डिटरमाइन किया गया, बायर एक रीजनेबल प्राइस करेगा। रीजनेबल प्राइस क्या? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। फर्दर इज योर सेक्शन 10. This says that one of the modes of the determination of the price may be valuation being made by the third party. उसकी थर्ड पार्टी भी वैल्यूएशन कर सकती है। तो सेक्शन 10 का जो 1 है ये कहता है कि अगर थर्ड पार्टी को वैल्यूएशन करनी है, द थर्ड पार्टी हु इज सपोज्ड टू मेक वैल्यूएशन, अगर उसने वैल्यूएशन नहीं की या नहीं कर सकता, कैन नॉट और डज नॉट मेक द वैल्यूएशन, तो एग्रीमेंट को अवॉइड किया जा सकता है। This says that where there is an agreement to sell the goods on the term that the price is to be fixed by the valuation of a third party, कि थर्ड पार्टी इस चीज की वैल्यूएशन को फिक्स करेगी, and such third party cannot or does not make such valuation, and ऐसी थर्ड पार्टी ठीक है नहीं करती, does not make such valuation, then the agreement is thereby void. ऐसा एग्रीमेंट क्या है? उसको अवॉइड करते। This further says that if the goods or any part thereof has been delivered and appropriated by the buyer, अगर कोई पार्ट गुड्स का डिलीवर हो गया है या बायर ने उसको यूज कर लिया है, तो उसका वो एक रीजनेबल प्राइस जो है वो पे करते। अगर थर्ड पार्टी को प्रिवेंट किया गया है कि वो वैल्यूएशन नहीं कर पा रहा ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ द सेलर और बायर, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि उसने नहीं किया, डज नॉट मेक, तो एग्रीमेंट को अवॉइड किया जा सकता है। ये कहता है कि अगर थर्ड पार्टी को प्रिवेंट किया जा रहा है कि वो वैल्यूएशन नहीं कर पा रहा बाय द फॉल्ट ऑफ द सेलर ऑफ द बायर, तो पार्टी नॉट इन फॉल्ट, जो पार्टी फॉल्ट में नहीं है, वो मेंटेन कर सकती है एक सूट फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द पार्टी। सो पार्टी जो फॉल्ट में नहीं है, दैट में मेंटेन अ सूट फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द पार्टी इन फॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेलर की फॉल्ट की वजह से थर्ड पार्टी वैल्यूएशन नहीं कर पाई, तो बायर जो है ठीक है इसको सू कर सकता है फॉर डैमेज। अगर बायर की वजह से थर्ड पार्टी वैल्यूएशन नहीं कर पाई, देन सेलर सू कर सकता है किसको? बायर। So this is regarding your mode of determination. Now what is the effect of goods perishing? अगर गुड्स पेरिश हो जाती हैं उसका इफेक्ट क्या है, वो हमें 7 और 8 सेक्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये कहता है कि व्हेन देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है ठीक है कि स्पेसिफिक गुड्स की रिगार्डिंग जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सो व्हाट इज अ स्पेसिफिक गुड? दैट इज डिफाइंड इन योर 214। स्पेसिफिक गुड्स क्या है वो 214 में डिफाइन किया। ये कहता है जो गुड्स आइडेंटिफाई हो गई हैं एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, दैट इज कि यही गुड्स जो हैं, अगर सपोज सेलर ने बायर को बोला कि मुझे 100 बैग्स ऑफ व्हीट चाहिए, सॉरी बायर ने सेलर को बोला कि आई जस्ट वांट टू, मतलब कि मुझे 100 बैग्स ऑफ व्हीट खरीदे, सेलर ने एग्री कर लिया एंड उस पर्पस के लिए उसके ग्राउंड में जो है काफी बैग्स पड़े थे व्हीट के, उसने उस पे जो है जाके उसको दिखाया एंड उस पे मार्क कर दिया कि दीज आर द 100 बैग्स।
So those are the specific goods. That means the goods identify होगी है, agree होगी है at the time of contract of sale. Now ये कहता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स की सेल के लिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड. वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वो वॉइड होगा इफ द गुड्स विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर. अगर जो गुड्स हैं बिना सेलर की नॉलेज के एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड पेरिश्ड और बिकम सो डैमेज्ड कि वो as no longer to answer their description. तो ये कहता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स के लिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड. वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा अगर वो गुड्स बिना सेलर की नॉलेज के जब उसने वो कॉन्ट्रैक्ट किया वो पैरिश होगी या डैमेज होगी कि वो आंसर ही नहीं करती हैं डिस्क्रिप्शन को इन द. फॉर एग्जाम्पल ए एग्री करता है बी को सेल करने के लिए 1000 बैग्स ऑफ सीमेंट. ये ए ने एग्री किया बी को कि मैं आपको 1000 बैग जो है वो सीमेंट के सेल करूं. सो जो उसके गोडाउन में ठीक है पड़े हैं, एंड जब उसने एग्री किया तो उसको पता ही नहीं था कि ये ड्यू टू बारिश होने की वजह से, रेन वाटर की वजह से जो ये सीमेंट है वो डैमेज हो चुका. ठीक है, उसकी नॉलेज में नहीं थी ये चीज. नाउ कॉन्ट्रैक्ट हो गया स्पेसिफिक गुड्स के लिए बिना नॉलेज के सेलर के. जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया गुड्स पैरिश हो चुकी थी, डैमेज हो चुकी थी, जो डिस्क्रिप्शन को नहीं मैच करती थी, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट, दैट इज व्हाट. नेक्स्ट इज योर गुड्स पैरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर द एग्रीमेंट. ये कहता है कि अगर कोई एग्रीमेंट टू सेल हुआ है स्पेसिफिक गुड्स को लेकर एंड सब्सिक्वेंटली जो गुड्स हैं बिना फॉल्ट के, ना तो सेलर का फॉल्ट है ना ही बायर का फॉल्ट है कि वो इस तरह से डैमेज कर गई हैं कि वो आंसर ही नहीं करती हैं डिस्क्रिप्शन को इन द एग्रीमेंट. बिफोर द रिस्क पासिस टू द बायर द एग्रीमेंट इज वॉइड. इससे पहले कि जो रिस्क है वो पास हो बायर को, जो एग्रीमेंट है उसको अवॉइड किया जा सकता. सो गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया है, ठीक है, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 7 कि वो वॉइड है अगर बिना नॉलेज के सेलर के लिए. अगर एग्रीमेंट टू सेल हो गया बट सेल नहीं हुई है एंड गुड्स जो है वो डैमेज हो गई हैं, दोनों में से किसी का फॉल्ट नहीं है, तो एग्रीमेंट को अवॉइड किया. So these are some of the important provisions of sale of goods act learners. So in our next lecture we'll study further. You can just follow me on Unacademy. लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ रैपिड रिवीजन कोर्स ऑन इंडियन एविडेंस एक्ट. रैपिड रिवीजन कोर्स इंडियन एविडेंस एक्ट के ऊपर चल रहा है. दिस इज गोइंग ऑन इन द मॉर्निंग क्लासेस एट 7. ठीक है, आप जो है इसको अनलॉक कर सकते हो. यू कैन जस्ट अनलॉक दिस एंड यू कैन वॉच माई प्लस क्लासेस. आप प्लस क्लासेस को वॉच कर सकते हो जो 7 बजे चल रही है मॉर्निंग में. आपको इसकी डिटेल्स जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी. टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दिस लर्नर्स, this is the Hindi foundation batch that is जुडिशरी 27th of April से स्टार्ट हुआ है. अगर आप हिंदी मीडियम के हो then you can just join this batch by using the same code. आपको जो है बेस्ट ऑफर मिल जाए. This is MP जुडिशरी batch. Thank you so much learners.